नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में कोई बड़ी गलती हो जाए या आंखों के सामने कोई बड़ी वारदात हो जाए तो हम उससे सबक जरूर लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 2000 के गुजरात दंगों से मोदी जी ने शायद अब तक कोई सबक नहीं लिया। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली में कुछ साल पहले दंगे हुए तो 3 दिन तक दंगे होते रहे, लोग मरते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं 3 दिन तक। इसी तरह से रामनवमी के जुलूस में, रमज़ान के समय जब देश भर में जुलूस में दंगे हुए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और अब 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, आगजनी हो रही है, लूट हो रही है, महिलाओं को, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, AK-47 चल रही है। एक अजीब तरह की खामोशी यहाँ भी है। और ऐसे देखो, मणिपुर में उनको नंगा घुमाया, कितनी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए बीजेपी सरकार को। आज वीडियो आने के बाद आपको लगता है कि पूरे विश्व के अंदर आज भारत की ख्याति, तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं। What is the meaning of भाजपा? बेटी जलाओ पार्टी। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दखल ना देते तो क्या जलते हुए मणिपुर पर सरकार अब तक खामोश रहती? और क्या मणिपुर में जो हत्याएं हो रही थीं, जो बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, परेड किया जा रहा था, उनके भाइयों को, बाप को जिस तरह से गोलियों से छलनी किया जा रहा था, चौराहे आगजनी हो रही थी, लूट हो रही थी, क्या ये सारा पाप मोदी जी और शाह साहब, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसकी जानकारी दी जा रही थी? मणिपुर से दिल्ली इसकी जानकारी दी जा रही थी? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री, जो इस पूरे घटनाक्रम में, मणिपुर के कांड में, मणिपुर के दंगों में खलनायक बनकर उभर रहे हैं, जिनको हटाने की मांग अब भाजपा के विधायक तक कर रहे हैं मणिपुर में, क्या ये जो बीरेन्द्र सिंह हैं, ये अमित शाह गृह मंत्री के बहुत नजदीकी हैं? और क्या गृह मंत्री अमित शाह बीरेन्द्र सिंह को बचाना चाहते हैं? और अगर बचा रहे हैं तो फिर शाह साहब का इसमें इंटरेस्ट क्या है? अब दोस्तों, मणिपुर को लेकर हर सवाल बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, और इत्तेफाक से हर सवाल, एवरी क्वेश्चन, ये मोदी और शाह को घेरता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो देश के हैं, इनको घेरता चला जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो महिला हैं, आप इनकी बात सुने, एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, और उसके बाद मैं खुलासे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो सारी सिचुएशन का अभी हम समय समय पर सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जो भी कुछ है वो हम लोग देते रहते हैं। अब ये जो महिला हैं, इनका नाम अनसुईया है और ये मणिपुर की गवर्नर है। जी हाँ, टॉप पोजीशन पे मणिपुर पर है। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की आंख और कान है मणिपुर में। और ये कह रही हैं, ये कैमरे पर बोल रही हैं कि ये लगातार प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, यानी मोदी जी और अमित शाह को ये लगातार रिपोर्ट भेज रही थी। IB की रिपोर्ट, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट, वहाँ पर क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट। सवाल है कि अगर ये रिपोर्ट मणिपुर की गृह मंत्री के टेबल पर अगर आ रही थी तो क्या अमित शाह को मौका नहीं मिला इन्हें पढ़ने का? और अगर पढ़ा तो अमित शाह ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी चीज़ कि अमित शाह जब मणिपुर गए, 3 दिन रहे, उन्होंने रिव्यू मीटिंग करी चीफ सेक्रेटरी के साथ, DGP के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, गवर्नर के साथ, और जब FIR लिखी जा चुकी थी तो उन्होंने सुध क्यों नहीं ली कि मणिपुर में हमारी बहनें, महिलाएं, इनको नंगा करके AK-47 की नोक पर इनकी परेड कराई जा रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? 77 दिन क्यों लग गए एक्शन लेने में? 77 दिन क्यों लग गए मोदी जी को बोलने में? मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। अब दोस्तों, जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है
कि हर हफ्ते एवरी वीक गवर्नर की रिपोर्ट जा रही है और वो गवर्नर इंटेलिजेंस इनपुट के ज़रिए बता रही हैं कि मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ आग लग रही है, कहाँ कहाँ दुष्कर्म हो रहा है, कहाँ कहाँ हत्याएं हो रही हैं, बस्तियाँ की बस्तियाँ जलाई जा रही, 50-50 हज़ार लोग बेघर हो रहे हैं, मोहल्ले खाली हो रहे हैं। लेकिन वो रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय में पढ़ी नहीं जा रही, प्रधानमंत्री कार्यालय में पढ़ी नहीं जा रही। और उसके ऊपर जब अमित शाह 3 दिन मणिपुर जाते हैं तो उनको कोई बताता नहीं है कि यहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। वो तो जब वीडियो आता है तब मोदी और अमित शाह की आंखें खुलती हैं। सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुख्य सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें जेम्स बॉन्ड कहते हैं, अजीत डोभाल, जिनकी नजर हर अंधेरे तक जाती है। सवाल यह है कि ये जो जेम्स बॉन्ड हैं प्रधानमंत्री के, इनकी नजर मणिपुर पे क्यों नहीं गई? ये तो इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट हैं, ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे, ये तो खुफिया नंबर 1 हैं, इनको तो खुफिया नेटवर्क का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये किंग कैसे फेल हो गया? इस किंग के होते हुए, अजीत डोभाल के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, पेगासस जैसे खुफिया तंत्र और स्पाईवेयर के होते हुए गच्चा क्यों खा गए मोदी? तो दोस्तों, ये अमित शाह का फेलियर है, ये अजीत डोभाल जेम्स बॉन्ड का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये डबल इंजन की सरकार का फेलियर है, या फिर कोई इससे भी गहरी साजिश है जो हमें और आपको पता नहीं? मैं चाहता हूं हर परत को खोलना, क्योंकि ये जो सवाल है मणिपुर के जलने का और उसको ढकने का, छुपाने का, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने ला रहा हूं जिस कुर्सी पर कभी अजीत डोभाल बैठते थे, उसी कुर्सी पर यह शख्स बैठा था, स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यशोवर्धन आजाद। इनको भी किंग कहा गया खुफिया नेटवर्क का, और आज यही कैमरे के सामने होंगे। और सबसे बड़ी बात, यशोवर्धन आजाद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, इनके नाम के आगे आज़ाद यूं ही नहीं लिखा, इनकी आवाज़ आज़ाद जैसी है, बेखौफ है और ये खुलकर बोलते हैं। मेरी गुजारिश है, इनसे जो आज बातचीत हो रही है उसको आखिर तक सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ को सुनिएगा। इस बेखौफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर ऑफिसर, स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद, खुलकर बात होगी मोदी पर, अमित शाह पर, डोभाल पर, सिस्टम के फेलियर। मेरा पहला जो सवाल आपसे है वो ये है कि आप बरसों बरस, एक आईपीएस का लंबा कैरियर आपका जो है वो गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप स्पेशल डायरेक्टर रहे, तो पूरी देश की आप आंख थे, कान थे एक समय में। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मणिपुर में जो हुआ, गवर्नर कहती हैं कि उन्होंने हर हफ्ते रिपोर्ट दी गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को, उनकी प्रधानमंत्री से भी बात हुई, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी वहां पर, सिक्योरिटी अपरेटस भी पूरा था, जो एमएलएज हैं खासकर बीजेपी के, वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम ऊपर तक खबर दे रहे थे लेकिन एक्शन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है या एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? मैं समझता हूं दोनों फेलियर है। इसको अगर मैं एक शब्द में बांधूं तो ये होगा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस फेलियर। क्योंकि देखिए, 3 चीजें कहूंगा मैं शुरुआत में ही आपको। सबसे पहले ये कि पूरी मशीनरी को ये मालूम था कि सॉलिडारिटी मार्च जब 4 तारीख को हुआ तो उसमें कुछ अवांछनीय तत्व मिले थे, कुछ लोगों के पास AK-47 थे, तो स्थिति यहां से बिगड़ने वाली थी। उस समय किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की, न तो उन अवांछनीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश की, और स्थिति को छोड़ दिया गया। नंबर 2, जब स्थिति और बिगड़ी तो उसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस अपरेटस तुरंत हरकत में आ जाता है। जैसे एक छोटी सी चीज आपको सबको सर्वविदित है कि आर्म्स लुटे या लुटवाए गए जो भी, तो उनमें तत्काल केस रजिस्टर करने के बजाय
तत्काल सीसीटीवी या जो भी जिसके जरिए पता लगाने के बजाय सर्वविदित था किसने लिया है, कार्रवाई नहीं की गई, केस नहीं दर्ज किए गए, बल्कि झोले लगाए बाहर में भीख मांगने के लिए कि हे दाता हमें वापस आप अपने वेपन्स दे दीजिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी जगह में जब भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस एपरेटस काम करता है तो वो एक पॉलिटिकल निर्देशन के तहत करता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि एक परिपक्व लीडरशिप देती है और वहां पे सही निर्देशन देती है। उसका आपने देखा को बिल्कुल ही अभाव था जी। इन तीन चीजों ने मणिपुर की स्थिति को बिल्कुल ही भयावह बना जी। अता साहब एक चीज और, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, आप गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के पावर्स को, कैसे गृह मंत्रालय काम करता है हमारे देश में समझते हैं। गृह मंत्री जो हैं उनकी डबल इंजन की सरकार है, वो इम्फाल जाते हैं, 3 दिन रहते हैं, रिव्यू करते हैं, डीजीपी के साथ रिव्यू करते हैं, पुलिस प्रमुख के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ रिव्यू होता है, मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू करते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ, सब कोई बैठा है वहां पर, सारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं। और वहां पर ये जो वायरल वीडियो वाली एफआईआर है, या जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी तो 100 घटनाएं हो चुकी हैं, चौराहे चौराहे पे इस तरह से की घटनाएं हुई हैं कि महिलाओं को, हमारी नागरिकों को, बहनों को नेकेड किया गया, घुमाया गया बंदूक की नोक पे। तो अमित शाह साहब की या तो नजर नहीं पड़ी, या उनके सामने फाइल नहीं रखी गई, या फिर कुछ और है। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि गृह मंत्री 3 दिन तक रहे इम्फाल में, एक छोटा सा स्टेट है, छोटी सी आबादी है, और अगर 100 से ज्यादा एफआईआर हैं महिलाओं को नेकेड करने की, तो क्या नजर नहीं पड़ी या फाइल रखी नहीं गई, क्या हुआ होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसा एक वाकया नहीं हुआ है बल्कि इतने ज्यादा हुए हैं, तो उनको ऑन रिकॉर्ड बोला आजाद साहब, ऑन रिकॉर्ड। हाँ, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए तत्काल, और इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी भूल अभी जो केंद्रीय सरकार कर रही है कि इनको नहीं हटा रही है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को वहां का मैती किंग माना जाता है और वहां मुख्यमंत्री हैं। हाँ, जो मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी समस्या जो दीपक जी वहां पे भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि जितने ही पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने ही कम्युनिटी को अपनी लॉयल्टी, वफादारी और लीडरशिप दिखा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मणिपुर का। मणिपुर में अभी जो लीडरशिप चाहिए वो चाहिए ये एथनिक लोगों से ऊपर बढ़ के पूरे प्रदेश के सोचने के बारे में, और वो अभी नहीं हो रहा है संभव। जैसा कि आपने कहा कि देखिए एक गवर्नर है, गवर्नर साहिबा अपनी रिपोर्ट जरूर भेजती होंगी, चाहे आईबी की रिपोर्ट, जिसकी भी सेंट्रल एजेंसीज की रिपोर्ट, तो मैं ये नहीं समझता कि जो सही वाक्य है वो पहुंच नहीं रहा है। सवाल ये है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि हम वीरेंद्र सिंह को हटाएं या नहीं हटाएं। बल्कि मैं तो और आगे जाकर ये कहूंगा दीपक जी कि मुख्यमंत्री नहीं, गवर्नर साहब को भी हटाना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है एक प्रेसिडेंट्स रूल करके एक अच्छे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी या रिटायर्ड डीजी को वहां पे गवर्नर लगाना, 3 अच्छे एडवाइजर लगाना और जम के कार्रवाई करनी है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति में आए, जो कि अभी नहीं हो सक रहा है। एक सवाल और कि विधायक जो हैं, बीजेपी के विधायक मणिपुर के, वो समय मांग रहे हैं होम मिनिस्टर से, वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा अपोजिशन तो चलिए छोड़ दी कि राहुल गांधी वहां गए, अपोजिशन तो खैर किसी भी सूरत हाल में वो सरकार को अपोज करेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी के विधायक समय मांग रहे हैं। गवर्नर कह रही हैं कि उन्होंने बार बार रिपोर्ट भेजी। क्या मणिपुर में वोट बैंक की राजनीति हुई है कि केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के इस सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाया, कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू, जो भी है, मैती वर्सेस कुकी? अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक आपको इसमें स्कीम ऑफ थिंग्स दिखती हैं कि जानबूझ के जहां पर भाई चलो इसको होने दो, और बाद में जब देखा कि स्थिति हाथ से बाहर निकल गई, तो हमने मोदी जी को देखा कि उन्होंने कहा कि हमें बड़ा क्रोध आ रहा है, हमें बहुत इस पर ग्लानि महसूस हो रही है, सबने देखा। तो ये क्रोध पहले क्यों नहीं आया मोदी जी को, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात तो है दीपक जी कि चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे बीरेंद्र सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह का एक सांप्रदायिक तनाव बने, एथनिक क्लैश बने, ये कोई भी नहीं चाहेगा इसमें।
मैं इसमें अक्षम्यता समझता हूं, जो कि ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ है, मैं समझता हूं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है। इसमें कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग सिर्फ ये अगर हो सकती है तो राजनीतिक प्लानिंग ये है कि मैती ये चाहते हैं कि मैती पुलिस थाने वाले मैती लीडर्स को छोड़ रहे हैं, जितने लोग आर्म्स लेके जा रहे हैं वो मैती हैं तो ठीक है, कुकी थाना कुकी के लिए चल रहा है, मैती थाना मैती के लिए चल रहा है, राजनीतिक के जो मैती के हैं वो मैती के लिए काम कर रहे हैं। स्थिति इसलिए बिगड़ रही है और केंद्र से स्थिति इसलिए बिगड़ रही है। मैं समझता हूं अब राजनीतिक भी इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है सेंटर के पास मुख्यमंत्री को रखने के लिए और प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लाने के लिए। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है। एक चीज और बता दूं कि जितनी भी लड़ाइयां होती हैं और इतने क्लैशेस होते हैं, उसमें वेपन्स ऑफ वॉर एक रेप होता है, मास रेप, और कई बार वो लोग बच के निकल जाते हैं। मणिपुर में ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक ये प्रजातांत्रिक प्रणाली हमारे पास है और अभी समय है इसको करने का, नहीं तो वो समय भी निकल जाएगा। एक सवाल और, दो सवाल बचे हैं। एक सवाल और कि अजीत डोवाल साहब जैसा एक इंसर्जेंसी को समझने वाला व्यक्ति, जिसका पूरा कैरियर, जिसको हम जेम्स बॉन्ड के तौर पे जानते हैं, ऐसा जेम्स बॉन्ड एक ऐसा अधिकारी हो जो इस समस्या का एक्सपर्ट हो, इस तरह की जो घटनाएं होती, वो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, सेलिब्रेटेड ऑफिसर है। डोवाल साहब के रहते हुए अमित शाह और मोदी जी गच्चा खा गए, ये तो समझ से परे है। आजाद साहब, एक बात बताऊं आपको दीपक जी, ये नंबर 2 की हैसियत से काम करना आसान रहता है। आप अगर अच्छे कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब आप नंबर 1 की स्थिति में आते हैं तो काफी फर्क पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए व्यक्तित्व के लिए, लीडरशिप के लिए। हाँ, अगर डोवल साहब को अकेला छोड़ दिया जाए मणिपुर में कि आप अपने विवेक से संभालिए, तो वो अवश्य संभाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई ऊपर से निर्देशन नहीं होना चाहिए। अगर ये कहा जाए डोवल साहब को तो वो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक जेम्स बॉन्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक परिपक्व जो राजनीतिक लीडरशिप की जरूरत है, और वो राजनीतिक लीडरशिप जो इस बात को समझे कि हम छोटे छोटे राजनीतिक गेम्स के लिए एक स्टेट को नहीं ये करते हैं, इस्तेमाल होने देंगे। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हमने देखा, अमित शाह को देखा या मोदी जी की सरकार को देखा कि जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती, जैसे रामनवमी और रमजान जब पड़ा पिछले साल, बहुत से जुलूस निकले, उसमें हिंसा होती गई, यूपी में हुई, पश्चिम बंगाल में हुई, वो 8 दिन 9 दिन, फिर वो गुजरात से लेके महाराष्ट्र कर्नाटक तक हिंसा होती रही। रिस्पॉन्स टाइम नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब 10-15 दिन हो गए और मीडिया और सोशल मीडिया पे आया, तब एक्शन हुआ। हमने दिल्ली का दंगे देखे, दिल्ली जहां गृह मंत्री की भी सीट है, प्रधानमंत्री की भी सीट है, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर भी है, इतनी फोर्स भी है, दिल्ली में दंगे होते रहे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 36 घंटे के बाद उन दंगों को संभाला गया। तो ये जो दंगे होते हैं, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, रामनवमी और रमजान के बीच में दंगे हो, या मणिपुर का दंगा, रिस्पॉन्स टाइम इतना डिले क्यों है? दंगे प्रायोरिटी क्यों नहीं है? एक ऐसे मुल्क की जहां पर दंगों का इतिहास रहा हो, व्हाई द रिस्पॉन्स टाइम इज सो लेट? उसके बारे में मेरी जो सोच है बहुत ही स्पष्ट है। ये स्थानीय अधिकारी अक्षम है, उनके चलते। कोई भी ये गलत है कहना कि सारे निर्देश होम मिनिस्टर से आते हैं या किसी से आते हैं। अगर दिल्ली में अक्षम पुलिस कमिश्नर नहीं होते, उसी समय एक्शन करते, अगर फायरिंग होती या जो भी होती, तो स्थिति एक दिन में काबू में आ सकती थी। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास से बताना चाहता हूं कि चाहे होम मिनिस्टर को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हर होम मिनिस्टर ये चाहता है कि कम्युनल वायलेंस नहीं हो। हम 3 चीज से डरते थे दीपक जी, जब हम कि कहीं थाने में कोई नहीं मर जाए, नंबर 1, कस्टडी में नहीं डेथ हो, नंबर 2, कम्युनल वायलेंस से हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो, बिल्कुल थर्राते थे हम, और तीसरा औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो। ये 3 चीजें थी जो हमें बिल्कुल डरा देती थी। इसलिए ये कहा जाता है कि कम्युनल वायलेंस में आपको तत्काल एक्शन लेना चाहिए।
और ये जितने केसेस हो रहे हैं, आप अगर अक्षम अधिकारी चुनिएगा जिले के कलेक्टर और एसपी को, तो यही हालात चले रहेंगे। नहीं तो किसी भी एक प्रोसेशन में अगर फायरिंग हो, 1 या 2 आदमी मरे, स्थिति फट से कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन वो इसका रिस्क नहीं लेना चाहते। इंक्वायरी होगी, कमीशन बैठेगा, हमें सस्पेंड होंगे, इसीलिए कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। क्या मुख्यमंत्री को हटाने से स्थिति बदल सकती है मणिपुर में, और क्या मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है? लास्ट क्वेश्चन, और क्यों बचाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री को बिल्कुल बचाया जा रहा है। राजनीतिक ये समझते हैं इससे कोई राजनीतिक लाभ होगा। मैं तो समझता हूं इससे राजनीतिक लाभ नहीं, आपको बल्कि उल्टा हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब ये नहीं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री अक्षम साबित हुए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। मैं ये भी कह रहा हूं कि गवर्नर साहब को भी हटाइए, चाहे अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि अभी एक गवर्नर दूसरे तरह का चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाला। 3 एडवाइजर लाइए, मिलिट्री का, एक पुलिस का, एक आईएएस का, और एक इकोनॉमिक एडवाइजर लगाइए। उसके बाद पीस कमेटी बनाइए, और पीस कमेटी में बाहर के लोग, आईआईटी प्रोफेसर ऐसे लोग भी लाइए जिसमें कि दोनों लोगों का विश्वास हो। और उसके बाद एक बड़े ही सोच सूझ वाले लीडर को लाइए जिसमें विश्वास है लोगों का, जैसे गडकरी ऐसे। उनको ऑपोजिशन लीडर भी मानते हैं, उनको कहते हैं सब लोग मानते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइएगा तो स्थिति सुधरेगी, और अगर इस तरह से चलाइएगा तो नहीं चलेगा। जी, अगर आप कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे कि नेतृत्व परिवर्तन सबसे पहले हो इम्फाल में, और दूसरा बेस्ट लोगों को वहां जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स को, चाहे गवर्नर हो, मुख्यमंत्री, ये फेल हो गए, और कहीं ना कहीं सरकार की भी आप कह रहे हैं कि एक लापरवाही साफ दिखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, पॉलिटिकल फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। बहुत खुलकर बात की आजाद साहब, और वाकई जो टाइटल है यशोवर्धन आजाद, कमाल है साहब, बहुत खुलकर बोलते हैं आज के दौर में, सैल्यूट है। मैंने आईपीएस देखे, लेकिन आप जैसा हिम्मत वाला नहीं देखा। सो नाइस ऑफ यू कमिंग एंड ज्वाइनिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।